नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इसमें ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक प्रभावकारी व महान व्यक्ति बन सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर अपने सारे काम आसानी से निकलवा सकते हैं। तो इसका पार्ट 5 आज मैं लेकर आई हूँ। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसे ज़रूर सुनें और इन आदतों को अपने जीवन में अमल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों, जिनमें 7 का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। इसका पार्ट 2 है ये। इसमें संगठनात्मक पीसी पढ़ेंगे हम। किसी भी सही सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि यह इतना तर्कसंगत हो कि इसे बहुत सी परिस्थितियों में अपनाया जा सके। इस पूरी पुस्तक में मैं उन तरीकों पर चर्चा करूँगा जिनके द्वारा इन सिद्धांतों को व्यक्तियों के साथ साथ संगठनों में भी अपनाया जा सकता है, जिनमें परिवार भी शामिल है। जब लोग संगठनों में भौतिक संपत्तियों के प्रयोग में P/PC संतुलन का सम्मान नहीं करते हैं तो वे संगठन की प्रभावकारिता को कम कर देते हैं। यही नहीं, वे अक्सर मरती हुई मुर्गी दूसरों के पास छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी मशीन यानी भौतिक संपत्ति का प्रभारी है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए बहुत उत्सुक है। संभवतः कंपनी तेजी से प्रगति कर रही है और प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए वह अधिकतम उत्पादन करता है और मशीनों के रखरखाव के लिए एक दिन भी काम नहीं रोकता। वह मशीन को दिन रात चलाता है। परिणामस्वरूप उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लागत कम लगती है और लाभ आसमान छूने लगता है। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन मिल जाता है। सोने का अंडा। परंतु मान लीजिए आप उसकी जगह पर नौकरी करने आते हैं। आपको विरासत में एक बीमार मुर्गी मिलती है, क्योंकि अब तक मशीन के पुर्जे घिस चुके हैं और यह खराब होने लगी है। आपको मशीनों के रखरखाव के लिए कई दिनों तक काम बंद करना पड़ता है और खर्च भी करना पड़ता है। लागत आसमान छूने लगती है और लाभ रसातल को। सोने के अंडों के नुकसान के लिए दोष किसे दिया जाता है? आपको। सच्चाई यह है कि संपत्ति आपके पहले वाले सुपरवाइजर ने नष्ट की थी, परंतु हिसाब किताब रखने वालों ने सिर्फ कंपनी के उत्पादन, लागत और लाभ का रिकॉर्ड रखा। जब किसी संगठन की मानवीय संपत्तियों यानी ग्राहकों और कर्मचारियों पर P/PC संतुलन को लागू किया जाता है, तब यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ बहुत बढ़िया फिश सूप मिलता था। यह रेस्टोरेंट हर दिन लंच के समय ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। फिर एक दिन इसे बेच दिया गया। इसके नए मालिक ने सोने के अंडे पर ध्यान केंद्रित किया और वह सूप में ज़्यादा पानी मिलाने लगा। 1 महीने तक लागत कम होने तथा आमदनी बराबर रहने के कारण लाभ बहुत बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। विश्वास उठ चुका था, इसलिए बिजनेस भी चौपट हो गया। नए मालिक के होश उड़ गए। उसने इसे दोबारा पहले जैसा लोकप्रिय बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने ग्राहकों की उपेक्षा की थी, उनका विश्वास तोड़ा था और उनकी वफादारी की संपत्ति खो दी थी। अब वह मुर्गी ही नहीं बची थी जो सोने का अंडा दे सके। ऐसे बहुत से संगठन हैं जहां ग्राहकों के बारे में तो बहुत बातें होती हैं, परंतु उन लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है जो ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, यानी कर्मचारी। PC सिद्धांत यह है कि आप अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें
जैसा आप उनसे सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों से करवाना चाहते हैं। आप किसी आदमी के हाथ तो खरीद सकते हैं, परंतु उसका दिल नहीं खरीद सकते। जहाँ उसके उत्साह और वफादारी का निवास है, आप उसकी कमर तो खरीद सकते हैं, परंतु उसका दिमाग नहीं खरीद सकते। जहाँ उसकी रचनात्मकता, बुद्धि और कुशलता का निवास है। पीसी का अर्थ यह है कि आप अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवक समझकर उनसे भी उसी तरह व्यवहार करें जिस तरह आप अपने ग्राहकों से करते हैं। आखिर कर्मचारी स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवक ही तो हैं, क्योंकि वे अपने सर्वोत्तम हिस्सों यानी अपने दिल और दिमाग को अपनी इच्छा से आपकी सेवा में लगाते हैं। मैं एक बार एक समूह में था जहाँ किसी ने पूछा, आलसी और अयोग्य कर्मचारियों को किस तरह सही सांचे में ढाला जाए। एक आदमी ने जवाब दिया, हथगोले फेंक दो। कई लोग मर्दाना मैनेजमेंट के इस सुझाव पर खुश हुए, क्योंकि उनके हिसाब से सुपरवाइजिंग की सही नीति यही थी, या तो सुधर जाओ वरना दफ़ा हो जाओ। परंतु समूह में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, टुकड़े कौन उठाएगा? टुकड़े बचेंगे ही नहीं। वह व्यक्ति बोला, तो फिर आप अपने ग्राहकों के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? उनसे साफ शब्दों में कह दें, सुनिए, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो तत्काल यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने कहा, आप ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वे आपकी नौकरी करते हैं। मैं समझ गया। अब आप यह बताएं कि आपके कर्मचारी आपके प्रति समर्पित हैं? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं? आपकी कंपनी के कितने लोग नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। ज़्यादातर कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, हमारे काम के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। लोगों को आजकल कंपनी की जरा भी परवाह नहीं है। सोने के अंडों की ही परवाह करने वाले नज़रिए या पैराडाइम पर ध्यान केंद्रित करके आप सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग की सशक्त ऊर्जा का दोहन नहीं कर सकते। अल्प अवधि में कंपनी का लाभ महत्वपूर्ण तो है, परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है। पी परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने का नतीजा अक्सर यह होता है कि सेहत बिगड़ जाती है, मशीनें खराब हो जाती हैं, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। पीसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना उस व्यक्ति की तरह है जो हर दिन 3-4 घंटे दौड़ता है और सेखी बघारता है कि ऐसा करने से उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह लगभग इतना ही समय दौड़ने में लगा रहा है, या फिर यह उस व्यक्ति की तरह है जो जीवन भर स्कूल कॉलेज में गुजार देता है, कभी कोई उत्पादन नहीं करता और दूसरों के सोने के अंडे पर जीता है, यानी शाश्वत विद्यार्थी सिंड्रोम का शिकार बना रहता है। P/PC संतुलन यानी सोने के अंडे उत्पादन और मुर्गी की सेहत व कल्याण उत्पादन क्षमता के बीच संतुलन बनाना अक्सर एक मुश्किल निर्णय होता है, परंतु मेरे विचार से यही प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह अल्प अवधि के परिणामों को दीर्घ अवधि के परिणामों के साथ संतुलित करता है। यह शिक्षा हासिल करते समय अच्छे नंबर लाने तथा उसकी कीमत अदा करने के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कमरे को साफ रखने की इच्छा तथा पुत्री के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बीच में संतुलन स्थापित करता है जिससे पुत्री इस काम को करने के लिए भीतर से संकल्पवान हो और वह खुशी खुशी इच्छा से तथा बिना निगरानी के यह काम कर दे। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप अपने जीवन में सही साबित होते देख सकते हैं। जब आप सोने के अधिक अंडे पाने के लिए दिन रात ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं और बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं,
तो इस वजह से आप अगले दिन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर आप रात को अच्छी नींद ले लेते हैं तो सुबह जगने पर आप पूरे दिन उत्पादन करने के लिए तैयार होते हैं। इस सिद्धांत को आप तब भी सही साबित होते देख सकते हैं जब आप किसी से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, परंतु इसके बाद आपको यह महसूस होता है कि संबंध कमज़ोर हो गए हैं। दूसरी तरफ जब आप किसी संबंध को मजबूत बनाने में पर्याप्त समय लगाते हैं तो आप देखते हैं कि साथ काम करने और संवाद करने की इच्छा तथा योग्यता बहुत अधिक बढ़ गई है। P/PC संतुलन प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सही साबित होता है, चाहे हम इसके साथ काम करें या इसके खिलाफ। यह हमेशा विद्यमान रहता है। यह लाइट हाउस है। यह प्रभावकारिता की वह परिभाषा और पैराडाइम है जिस पर इस पुस्तक की 7 आदतें आधारित हैं। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें? इससे पहले कि हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों पर काम करना शुरू करें, मैं आपको 2 पैराडाइम परिवर्तनों का सुझाव देना चाहूँगा जो इस पुस्तक से मिलने वाले लाभ को बहुत बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इसे पुस्तक के रूप में ना देखें, यानी आप यह न समझें कि आपको बस इसे एक बार पढ़कर रख देना है। हो सकता है कि पूरी पुस्तक की जानकारी हासिल करने के लिए आप इसे एक बार में लगातार पूरा पढ़ना चाहें। बहरहाल पुस्तक की सामग्री को इस तरह तैयार किया गया है ताकि परिवर्तन तथा विकास की सतत प्रक्रिया में यह हमेशा आपके सहयोगी की भूमिका निभाए। इसे विकास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हर आदत के अंत में उसे जीवन में अपनाने के सुझाव दिए गए हैं ताकि जैसे ही आप तैयार हों आप किसी विशेष आदत का अध्ययन करके उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब आप आदतों को समझने और उन पर अमल करने के अधिक ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ते जाएं, तो आप हर आदत में दिए गए सिद्धांतों को बार बार पढ़कर अपने ज्ञान, योग्यता और इच्छा का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप इस पुस्तक के प्रति अपने पैराडाइम को बदल लें। इस पुस्तक को सीखने वाले विद्यार्थी की भूमिका के बजाय आप इसे सिखाने वाले शिक्षक की भूमिका में आ जाएं। अंदर से बाहर की ओर की नीति पर चलें। इसे किसी दूसरे को बताने या इस पर चर्चा करने के उद्देश्य से पढ़ें। यह लक्ष्य बना लें कि इसे सीखने के 48 घंटे के भीतर आप इस बारे में किसी दूसरे को सिखाएंगे या इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता होता कि आपको अगले 48 घंटे के भीतर किसी को P/PC संतुलन के बारे में सिखाना है, तो क्या आपने पुस्तक को अलग ढंग से पढ़ा होता? जब आप इस अध्याय का अंतिम हिस्सा पढ़ रहे हैं तो इसे आजमा कर देखें। इस तरह पढ़ें जैसे आप इसे अपने जीवन साथी, बच्चे, व्यावसायिक सहयोगी या मित्र को आजकल में सिखाने वाले हैं। जब यह आपके दिमाग में तरोताज़ा हो, अपनी मानसिक तथा भावनात्मक सोच में फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अगले अध्यायों की सामग्री को इस तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आपको न सिर्फ पढ़ी हुई सामग्री ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगी, बल्कि आपका दृष्टिकोण भी विस्तृत हो जाएगा, आपकी समझ गहरी हो जाएगी और इन आदतों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने द्वारा सीखे सिद्धांत खुलेपन और ईमानदारी से दूसरों को बताएंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके बारे में लोगों के नकारात्मक विचार या अनुभूतियाँ गायब होने लगी हैं। जिन लोगों को आप ये आदतें सिखाएंगे वे आपको एक बदलते और विकसित होते व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जब आप अपने जीवन में 7 आदतों पर अमल करेंगे तो लोग आपके इस काम में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे और आपका ज़्यादा समर्थन करेंगे।
हो सकता है आपके साथ वे भी अपने जीवन में इन आदतों पर अमल करने लगे। आप क्या आशा कर सकते हैं? अंतिम विश्लेषण में जैसा मैरिलिन कन्फ्यूशन ने कहा था, कोई भी किसी दूसरे को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकता। हम सब अपने परिवर्तन के द्वार की रक्षा करते हैं, जिसे सिर्फ भीतर से ही खोला जा सकता है। हम किसी दूसरे के परिवर्तन का द्वार नहीं खोल सकते, ना तो बहस से, ना ही भावनात्मक आग्रह से। अगर आप 7 आदतों में समाहित सिद्धांतों को समझने और जीवन में उतारने के लिए सचमुच अपने परिवर्तन के द्वार को खोलने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रगति विकासवादी होगी, परंतु अंतिम परिणाम क्रांतिकारी होगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर पूरी तरह अमल किया जाए तो सिर्फ P/PC संतुलन का सिद्धांत ही अधिकांश व्यक्तियों और संगठनों की कायापलट कर देगा? व्यक्तिगत विजय की आदतों यानी पहली 3 आदतों के लिए परिवर्तन के द्वार खोलने का परिणाम यह होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप खुद को अधिक गहरे तथा सार्थक ढंग से जान पाएंगे। आप अपने स्वभाव, अपने गहनतम जीवन मूल्यों और योगदान देने की अपनी अनूठी क्षमता से परिचित होंगे। जब आप अपने जीवन मूल्यों को जिएंगे तो आपको पहचान, ईमानदारी, नियंत्रण और आंतरिक मार्गदर्शन का एहसास होगा। यह एहसास आपके जीवन में उल्लास और शांति भर देगा। दूसरों से तुलना करने या दूसरों की धारणाओं के बजाय आप खुद को अपने भीतर से परिभाषित करेंगे। तब गलत और सही का संबंध भी इस बात से नहीं होगा कि किसी दूसरे को इस बात का पता चलेगा या नहीं। विसंगति यह है कि जब आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इस बारे में अधिक परवाह करने लगेंगे कि दूसरे अपने बारे में या अपने संसार के बारे में क्या सोचते हैं, जिनमें आपके साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। तब आप दूसरों की कमजोरियों पर अपना भावनात्मक घरौंदा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि परिवर्तन ज़्यादा आसान और वांछनीय है, क्योंकि बहुत गहराई में, बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी चीज़ है जो मूलतः अपरिवर्तनीय है। फिर जब आप अगली 3 आदतों यानी सार्वजनिक विजय की आदतों पर आएंगे, तो आप अपने कमजोर या टूटे महत्वपूर्ण संबंधों को सुधारने तथा दोबारा बनाने के लिए उपाय तथा इच्छा दोनों का निवेश करेंगे। अच्छे संबंध न सिर्फ सुधर जाएंगे, बल्कि अधिक गहरे, ठोस, रचनात्मक और रोमांचक भी बन जाएंगे। अगर 7वीं आदत को गहराई से अंदर बिठा लिया जाए तो यह पहली 6 आदतों का नवीनीकरण कर देगी। यह आपको सचमुच आत्मनिर्भर बना देगी और प्रभावकारी परस्पर निर्भरता में सक्षम भी। इसके द्वारा आप अपनी बैटरियां खुद चार्ज कर सकते हैं, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका असली स्वरूप आपकी आदतें नहीं हैं। आप खुद को पराजित करने वाले व्यवहार की पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें डाल सकते हैं। आप प्रभावकारिता, सुख और विश्वास पर आधारित संबंधों की नई आदतें सीख सकते हैं। मैं आपकी सचमुच परवाह करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जब आप इन आदतों का अध्ययन करें तो अपने विकास तथा परिवर्तन के द्वार खोल लें। खुद के साथ धैर्य से काम लें। आत्मविकास एक नाजुक चीज़ है। यह एक पवित्र स्थान है। इससे बड़ा निवेश दूसरा नहीं है। जाहिर है यह तुरंत फुरत या फटाफट होने वाला काम नहीं है, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको लाभ मिलेंगे और इतनी जल्दी मिलेंगे कि आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। थॉमस पेन के शब्दों में, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसे हम बहुत कम महत्व देते हैं।
सिर्फ कठिनाई से हासिल होने वाली चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है। ईश्वर जानता है कि अपनी वस्तुओं की सही कीमत कैसे तय की जाए। आगे की समरी नेक्स्ट पार्ट में होगी, जिसमें पहली आदत प्रोएक्टिव बने पर हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये पुस्तक कैसी लग रही है। धन्यवाद।